फ्रेंड्स, सप्ताह के अंतिम दिन यानी फ्राइडे को मंडे से चली आ रही तेजी पर ब्रेक लग गया। सोमवार से लगातार एक तरफा तेजी थी। गुरुवार तक आते आते बाजार में फ्लैट क्लोजिंग थी, यानी कल सिग्नल मिलने शुरू हो गए थे कि आज गिरावट हो सकती है। और ऑलरेडी कल हमने वीडियो बनाया था, उसमें भी कहा था कि कल से गिरावट की संभावना बन रही है। तो आज बड़ी गिरावट हो गई। सारे सेक्टरों में ज़बरदस्त गिरावट थी, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट थी। और उसके पीछे जो वजह है क्या, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और आगे क्या संभावना बन रही है, क्या बाजार में और भी भयंकर गिरावट होने वाली है या फिर ये गिरावट थम जाएगी, और ऐसे समय में कौन से शेयरों में और कौन से सेक्टर में निवेश करना चाहिए, क्या है बाजार की रणनीति, और किसके किसके आज रिजल्ट डिक्लेयर हुए और रिजल्ट से हमें पता चलता है कि क्या उनमें हम निवेश कर सकते हैं। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, महीने और सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शेयर बाजार में जबरदस्त कोहराम मचा। BSE सेंसेक्स में 983 पॉइंट की गिरावट हुई, जबकि NSE निफ्टी में 263 पॉइंट की गिरावट हुई। निफ्टी 1.77% की गिरावट के साथ में 14,631 पर आ चुका है, जबकि सेंसेक्स में भी लगभग 2% की गिरावट हुई, 48,782 पॉइंट पर आ गया है। और फ्राइडे के दिन वायदा बाजार में मई सीरीज का ये पहला दिन था और सप्ताह का अंतिम कारोबारी दिन था। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में जमकर बिकवाली हुई। फार्मा शेयरों के निफ्टी इंडेक्स में 1.28% की बढ़त ने बाजार को थामने में जो कोशिश थी वो भी नाकाम रही। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 3.03% की गिरावट हुई, जबकि बैंक निफ्टी में 2.77% की गिरावट हुई। निफ्टी ऑटो इंडेक्स का पहिया भी आज थम गया और 1.36% की गिरावट वहाँ पर भी हुई। NSE निफ्टी में आज गैप डाउन, यानी गुरुवार को बंद भाव से काफ़ी नीचे ही खुला बाजार। दोपहर तक इंडेक्स सीमित दायरे में रहा, पर बिकवाली तेज होने से फिर 14,600 पॉइंट तरफ गिरावट आ गई और इसने तकनीकी चार्ट को धता बता दिया, जिससे पिछले 5 कारोबारी सत्र से हाई और हायर लो का जो तेजी का वाला रुझान बना था उसको एक झटके में तोड़ दिया। वीकली चार्ट पर बना ट्रेंड मजबूती टिकाऊ नहीं रहने का संकेत दे रहा था, जबकि डेली चार्ट पर मंदी का रुझान बना था। अब तेजी की राह पर लौटने के लिए इसको पहले 14,700 पॉइंट का लेवल पार करना होगा। अगर निफ्टी ऐसा करने में कामयाब रहता है तो फिर 14,900 पॉइंट और फिर 15,050 पॉइंट की तरफ बढ़ सकता है। बिकवाली जारी रहने पर निफ्टी को पहले 14,400 और फिर 14,250 पॉइंट के आसपास खरीदारी का सपोर्ट मिल सकता है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव को ट्रेडरों की सोच के बारे में बताने वाला इंडिया का जो इंडेक्स है, जिसको VIX में कहते हैं, उसमें 1.17% की गिरावट आई और ये 23.30 से लेके 23.02 पर आ गया है। बाजार में दोबारा तेजी का रुझान बनने के लिए जरूरी है कि इंडेक्स 20 के नीचे चला जाए। वायदा बाजार के सौदे में भी निफ्टी 14,000 से लेकर 15,200 के पॉइंट के दायरे में रहने का संकेत दे रहे। NSE के बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी का भी आज बुरा हाल रहा। इसकी ओपनिंग में भी गैप डाउन नहीं हुई और पूरे दिन बिकवाली का जोर रहा, कमजोरी बनी रही। बैंक निफ्टी ने 32,700 का लेवल भी तोड़ दिया और BSE सेंसेक्स की तरफ लगभग 930 पॉइंट की गिरावट हुई। निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी में भी मंदी का रुझान बना हुआ है। 33,333 से नीचे बने रहने पर यह गिरावट में 32,500 से लेकर 32,150 तक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। बाजार को आज सेल, सन टीवी, कॉनकोर, ग्रासिम, डिवीज लैब, टाटा केमिकल, अपोलो टायर, फेडरल बैंक, ग्लेनमार्क, UBL, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और अरविंदो फार्मा में खरीदारी का सपोर्ट मिला। HDFC, PVR, कोटक बैंक, AU बैंक, RBL बैंक, M&M, टाटा मोटर्स, TCS, हेवल्स, मारुति सुजुकी और L&T में बिकवाली का जबरदस्त दबाव बना रहा। जिस तरह SGX की निफ्टी की चाल थी उसके हिसाब से BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी कमजोरी के साथ खुले। 150 पॉइंट की गिरावट के साथ में खुला निफ्टी तेजी से 14,855 तक चला गया और इस तरह BSE का सेंसेक्स भी 49,766 के पिछले बंद भाव से 405 पॉइंट नीचे, यानी 49,361 पॉइंट पर खुला। निफ्टी के A ग्रुप की 44 कंपनियों के शेयर आज 52 वीक के हाई पर चले गए, ये अच्छी बात है। और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत कंपनियों के फाइनेंशियल रिजल्ट भी आ रहे। अजंता फार्मा, एजटेक लाइफ साइंसेज, अतुल लिमिटेड, कैन फिन होम्स, इंडियन होटल्स, इंडसन बैंक, मैरिको, RPG लाइफ साइंसेज, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस,
सुप्रीम पेट्रोकेम, ट्रेंट और यस बैंक के रिजल्ट आज आने वाले हैं और काफ़ी के रिजल्ट आ चुके हैं। मेरिको को मार्च क्वार्टर में 222 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 307 करोड़ रुपीज़ था। शेयर में लगभग 2% की तेजी आज बनी। अतुल लिमिटेड को मार्च तिमाही में 175 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। कंपनी को दिसंबर में क्वार्टर में 188 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी ने 20 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। डालमिया भारत के मार्च तिमाही के रिजल्ट आ चुका है। कंपनी को 627 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। कंपनी को दिसंबर क्वार्टर में 182 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। कंपनी ने हर शेयर पर 100.33 रुपीज़ फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। आज सभी एशियाई बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी और चीन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सर्वे के मुताबिक प्रोडक्शन अनुमान से कम रहने के चलते एशियाई बाजारों में आज कमजोरी दिखी। हालांकि अमेरिका के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा और कंपनियों के शानदार प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़ों का सपोर्ट अमेरिकी बाजार को मिला। इससे इकोनॉमिक सपोर्ट देते रहने से फेड रिजर्व के कमिटमेंट का हाथ भी रहा है। और एफआई और डीआई के डेटा की बात करें तो एनएससी पर मौजूद प्रोविजनल डेटा के मुताबिक 29 अप्रैल को एफआईआई ने 809 रुपीज़ करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे और उनके उलट डीआई ने 942 करोड़ रुपीज़ के शेयर बेचे थे। यानी एफआई की तरफ से खरीदे गए शेयरों की कीमत बेचे गए शेयरों से ज़्यादा रही, जबकि डीआई खरीदी की संख्या से ज़्यादा शेयर बेचे। यानी एफआई ने बड़ी खरीदारी की लेकिन डीआई ने खरीदारी नहीं की बल्कि माल बेचा है। जहाँ तक इस महीने कल तक संस्थागत निवेशकों की तरफ से घरेलू शेयर बाजार में खरीद फरोख्त की बात करें तो यह मिली जुली रही है। एफआई की तरफ से 9,227 करोड़ रुपीज़ के शुद्ध रूप से शेयर बेचे गए, जबकि इस दौरान डीआई ने 9,669 करोड़ रुपीज़ के शेयर खरीदे। तो इस महीने एफआई बिकवाल था और सामने डीआई ने खरीदारी की है। ऐसे समय में हमें बाजार को अभी वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि अभी भी बाजार की जो दिशा है वो गिरावट की तरफ दिख रही है और इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा आगे बाजार में। और ऐसे समय में भी कुछ ऐसे स्टॉक है जो हमें दमदार रिटर्न दे सकते हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो पहला स्टॉक है वो है JSW एनर्जी। सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दे रही है और इन्वेस्टर को इस सेगमेंट में स्टॉक के रूप में पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं और कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है और इसके प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है। JSW एनर्जी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकंड है जुबिलिएंट एनग्रेविया। जुबिलिएंट एनग्रेविया ने हाल ही में जुबिलिएंट लाइफ साइंसेज से डिमर्ज हुई है। यह स्टॉक 17 की प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो पर उपलब्ध है, जो केमिकल स्टॉक के लिए बहुत ही आकर्षक है और निवेश करने पर अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद में CESC, केंद्र की योजना बहुत से राज्यों की डिस्कॉम को प्राइवेटाइज करने की है और CESC पहले ही कोलकाता जैसे शहरों में डिस्कॉम को चला रही है। कंपनी के लिए बिजनेस बढ़ाने के अच्छे मौके बन रहे। और उसके आगे है टाटा कंज्यूमर। इस कंपनी को मौजूदा लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्योंकि प्रोडक्ट की बिक्री लगातार बढ़ रही है। और फ्रेंड्स, इसके आगे है आरती ड्रग्स। कंपनी की API में मौजूदगी, स्पेशलिटी केमिकल जैसे सेगमेंट में अच्छी मौजूदगी है और मार्केट का फोकस मेडिकल केयर की और शिफ्ट होने के साथ साथ में कंपनी का प्रदर्शन भी अच्छा रहने का अनुमान है। इसलिए आरती ड्रग्स में निवेश करने पे अच्छा खासा हमें मौका मिल सकता है। और फिर है फ्रेंड्स डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। देश की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में शामिल डॉक्टर रेड्डीज का कोविड की वैक्सीन में भी बड़ा योगदान है। इसका वैल्यूएशन अभी अच्छे लेवल पर है और इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। और उसके बाद में डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। कोरोना के बढ़ते मामलों में डायग्नोस्टिक कंपनियों के लिए बिजनेस में तेजी आई हुई है और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स इस सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है। और कैपिटल वाया ग्लोबल के गौरव गर्ग का कहना है कि स्टॉक को इस वर्ष में ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, इसमें निवेश करना चाहिए। और अंतिम स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। FMCG सेक्टर की जानी मानी बड़ी कंपनी है। कोरोना की दूसरी लहर से नेगेटिव असर होने की इसकी उम्मीद कम है। कंपनी के पास मजबूत सप्लाई चेन है और इसकी डिमांड बरकरार रह सकती है और इसलिए इसमें आपको निवेश करना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक में आप अपने हिसाब से रिसर्च करके निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजरी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।